तो चलिए आज बात करते हैं गजनवी साम्राज्य की। एक ऐसा नाम जिसे सुनते ही ना दिमाग में बस एक ही तस्वीर बनती है, लेकिन इसकी असली कहानी कहीं ज्यादा उलझी हुई और दिलचस्प है। आइए आज इस ऐतिहासिक पहेली को सुलझाते हैं। इस कहानी के सेंटर में है महमूद गजनवी, और यहीं से खड़ा होता है हमारा सबसे बड़ा सवाल। क्या वो धर्म के जुनून में लड़ने वाला एक योद्धा था, या फिर एक चालाक शासक जो अपने राज्य के लिए सोची समझी चालें चल रहा था? यही वो सवाल है जो आज की हमारी पूरी पड़ताल की जड़ है। अब इस सवाल का जवाब ढूंढने के लिए हमें सबसे पहले महमूद की उस पॉपुलर इमेज को देखना होगा जो आज भी हमारे ज़हन में बसी हुई है, और उन हमलों को समझना होगा जिन्होंने इस इमेज को बनाया है। पूरे 17 बार महमूद ने भारत पर लगभग 17 बार हमले किए। ये सिर्फ लड़ाइयां नहीं थी, ये वो घटनाएं थी जो उस दौर का इतिहास लिख रही थीं। खासतौर पर सोमनाथ जैसे मंदिरों को तोड़ने की घटना ने तो इतिहास में उसकी छवि एक कट्टर हमलावर के तौर पर हमेशा के लिए पक्की कर दी। लेकिन क्या कहानी बस इतनी ही है, या इस तस्वीर के पीछे कुछ और भी है? देखिए, महमूद के एक्शन को समझने के लिए हमें उस दुनिया में झांकना होगा जिसने उसे बनाया। उसकी कहानी हवा में शुरू नहीं होती, इसकी जड़ें बहुत गहरी हैं। तो आखिर ये गजनवी थे कौन? सबसे पहले तो एक बात दिमाग में साफ कर लीजिए, ये लोग अरब नहीं थे, वो तुर्क नस्ल के थे। उनके दरबार और प्रशासन की भाषा फारसी थी, और उनका मजहब सुन्नी इस्लाम था। ये एक बहुत ही अनोखा मिक्सचर था। और ये जो मॉडल था ये कमाल का था। समझिए कि गजनवी राज्य 3 पिलर्स पर खड़ा था। मिलिट्री की कमान तुर्कों के हाथ में थी, एडमिनिस्ट्रेशन और कल्चर का काम फारसी लोग देखते थे, और पूरे शासन को कानूनी और धार्मिक मान्यता इस्लाम से मिलती थी। इन्हीं तीनों के मेल ने गजनवी साम्राज्य को ताकत दी। इस डायनेस्टी की शुरुआत भी बड़ी दिलचस्प है। एक तुर्क जनरल अल्पतिगिन गजनी पर कब्जा करता है। उसके बाद उसका ही एक गुलाम और दामाद सुबुक्तिगिन इस राजवंश की नींव रखता है। और फिर आता है उसका बेटा महमूद, जो इतिहास में सुल्तान की उपाधि अपनाने वाला पहला शासक बना। मतलब एक गुलाम से सुल्तान बनने तक का सफर। ये उस दौर की हकीकत थी जहां मिलिट्री पावर सब कुछ थी। तो चलिए अब इस सारी बैकग्राउंड स्टोरी के साथ वापस महमूद पर आते हैं, और उसके भारत पर हमलों के पीछे की असली वजह को फिर से खंगालते हैं। क्या ये सब सिर्फ धर्म के लिए था, या मामला कुछ और ही था? आज के ज्यादातर इतिहासकार मानते हैं कि महमूद के हमलों के पीछे 3 बड़ी वजहें थीं। पहली और सबसे जरूरी वजह थी पैसा। अपनी बड़ी सेना और राज्य को चलाने के लिए उसे लगातार दौलत चाहिए थी। दूसरी वजह थी राजनीति, अपने दुश्मन राजाओं को कमजोर करना। और तीसरी वजह थी विचारधारा, अपने हमलों को सही ठहराने के लिए धर्म का इस्तेमाल करना। मतलब धर्म का इस्तेमाल अक्सर राजनीति और पैसे के लिए किया जा रहा था। इस बात को समझने के लिए ये जानना बहुत जरूरी है कि उस जमाने में मंदिर सिर्फ पूजा की जगह नहीं थे, वो असल में राज्य के खजाने की तरह थे, जहां बेहिसाब दौलत जमा होती थी, और वो राजा की ताकत और इज्जत का प्रतीक थे। इसीलिए किसी मंदिर पर हमला करना सिर्फ एक धार्मिक हमला नहीं होता था, बल्कि ये उस राजा की आर्थिक और राजनीतिक कमर तोड़ने का एक सीधा तरीका था। और ये बात इस स्लाइड से और भी साफ हो जाती है। महमूद का असली मकसद था सत्ता और साम्राज्य का विस्तार। उसने जितनी बेरहमी से भारत के हिंदू राजाओं पर हमला किया, उतनी ही बेरहमी से उसने ईरान और सेंट्रल एशिया में अपने मुस्लिम दुश्मनों को भी नहीं बख्शा। उसकी लड़ाई धर्म से ज्यादा ताकत के लिए। लेकिन गजनवी साम्राज्य की कहानी सिर्फ लड़ाई और लूटपाट की नहीं है। अब जरा सिक्के का दूसरा पहलू देखते हैं, एक ऐसा पहलू जिसे अक्सर भुला दिया जाता है। अक्सर लोग सोचते हैं कि वो बस आए, लूटा और चले गए। नहीं, वो स्टेट बिल्डर्स भी थे। उन्होंने पंजाब पर बाकायदा लाहौर को अपनी राजधानी बनाकर राज किया, और टैक्स वसूलने के लिए एक बहुत ही एडवांस्ड फारसी सिस्टम लागू किया। और सिर्फ प्रशासन ही नहीं, गजनवी शासकों ने ज्ञान और कला को भी बढ़ावा दिया। इसका सबसे बड़ा सबूत है अल बिरूनी, एक जबरदस्त विद्वान जो महमूद के साथ ही भारत आया था। उसने यहाँ के समाज, साइंस और धर्म की इतनी गहरी स्टडी की कि उसकी किताब किताबुल हिंद आज भी एक मास्टरपीस मानी जाती है। और अल बिरूनी की सबसे खास बात देखिए, उसने सिर्फ तारीफों के पुल नहीं बांधे। उसने जहां हिंदू समाज में जाति व्यवस्था की बुराई की, वहीं पलटकर अपने मुस्लिम समाज के घमंड पर भी उंगली उठाई। सोचिए, उस जमाने में ऐसी अनबायस्ड और ईमानदार सोच रखना कितनी बड़ी बात थी। और हाँ,
एक बहुत बड़ी गलतफहमी है जिसे दूर करना जरूरी है। इस बात का कोई पक्का सबूत नहीं है कि गजनवियों ने बड़े पैमाने पर लोगों का धर्म परिवर्तन करवाया हो। उनका मेन फोकस राजनीतिक ताकत और पैसा था, न कि धर्म का प्रचार करना। अब जैसा कि हर साम्राज्य के साथ होता है, गजनवी साम्राज्य का भी अंत हुआ। तो चलिए अब इसके पतन, इसकी विरासत और ये कहानी आज हमारे लिए क्यों जरूरी है, इस पर बात करते हैं। गजनवी साम्राज्य के पतन की 3 बड़ी वजहें थीं। पहली, उनकी पूरी इकॉनमी ही लड़ाई और लूट पर टिकी थी, जो हमेशा नहीं चल सकती थी। दूसरी, महमूद के बाद जो भी शासक आए वो उतने काबिल नहीं थे। और तीसरी, बाहर से सेल्जुक तुर्कों का खतरा बढ़ता जा रहा था, जिन्होंने आखिरकार 1186 में गजनवियों को पूरी तरह खत्म कर दिया। तो आखिर गजनवी अपने पीछे छोड़ क्या गए? उन्होंने उत्तर भारत को तुर्की मिलिट्री स्टाइल और फारसी एडमिनिस्ट्रेशन का एक ऐसा मॉडल दिया जो आगे चलकर दिल्ली सल्तनत जैसी बड़ी सल्तनतों की नींव बना। ये उनकी सबसे बड़ी विरासत है। लेकिन ये याद रखना भी जरूरी है कि न तो उन्होंने पूरे उपमहाद्वीप को इस्लामी बनाया और न ही वो कोई एक टिकाऊ पैन इंडिया एम्पायर खड़ा कर पाए। तो इस पूरी बातचीत का निचोड़ क्या है? निचोड़ ये है कि इतिहास को उसकी पूरी कॉम्प्लेक्सिटी में समझना जरूरी है। इसका मतलब किसी भी तरह की हिंसा को जायज़ ठहराना नहीं है, बल्कि ये मानना है कि इतिहास को बनाने वाली ताकतें इंसानी होती हैं, राजनीतिक होती हैं, आर्थिक होती हैं, और उन्हें सिर्फ अच्छा या बुरा कहकर नहीं समझा जा सकता। और आखिर में ये सवाल आपके लिए, क्या हम इतिहास के बाकी साम्राज्यों को भी इसी नज़र से देखते हैं? अगली बार जब कोई ऐतिहासिक कहानी सुने या पढ़ें तो एक पल रुककर ये ज़रूर सोचें कि उस कहानी को बनाने वाली असली ताकतें कौन सी थीं और जो बातें हमें बताई जाती हैं उनके पीछे की सच्चाई क्या हो सकती है।